ethics ethics क्लास नंबर 19 तो हमें समझना है स्टूडेंट। और कौन से यूनिट को हम लोग डील कर रहे थे? 6th यूनिट। तो इस यूनिट में क्या था बताओ? पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड ethics in public administration करेक्ट। अच्छा, इसमें रुक जाओ, इसमें पहला टॉपिक क्या था बताओ? वेरी गुड, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। सेकंड टॉपिक ethical concern and dilemmas in government and private institutions. हाँ, एथिकल कंसर्न्स एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या डिफरेंस है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, वो हम लोगों ने कल की क्लास में समझा है। समझे? वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन यस्टरडेज क्लास, पिछले क्लास में। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे दैट्स द थर्ड टॉपिक ना। हाँ, थर्ड टॉपिक देखो सिलेबस। हाँ, देखो यहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड coincides as sources of है ना, of ethical guidance. This is one, third one. Accountability and ethical governance. Strengthening of ethical and moral values in governance. ठीक है, ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे क्लास में, समझ गए ना? और जो 2 टॉपिक बचा हुआ है इंटरनेशनल फंडिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज के क्लास का, और यहाँ यूपीएससी ने सवाल पूछा है इस टॉपिक के ऊपर, समझे? इस टॉपिक के ऊपर सवाल पूछा है। तो पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम समझते हैं पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है। कल क्लास में चर्चा हुआ ना स्टूडेंट, व्हाट इज अ पब्लिक सर्विस एंड व्हाट इज अ पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स क्यों जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इससे संबंधित पिछले क्लास में चर्चा हो चुका है। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कोइंसाइड्स एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस। ठीक है, तो चर्चा करते हैं पहले इस पर। लॉज क्या होता है? लॉज का मतलब कानून। लॉ कैसे अलग है रूल्स एंड रेगुलेशन से, फिर रूल कैसे अलग है रेगुलेशन से। सो इम्पोर्टेंट ना, फंडामेंटल अंतर समझना होगा हमें, बेसिक्स अंतर समझने होंगे। देखो, लॉ मतलब कानून पास करने का अधिकार सबके पास नहीं होता है। कानून कौन बना सकता है? लेजिस्लेटिव आर्मी बना सकता है, बाकी कोई नहीं बना सकता है। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाता है, और वो भी लेजिस्लेटिव आर्म बनाता है लॉ को। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। एक लॉ बनेगा तो उस पूरा जनता पे असर पड़ता है इसका, नहीं? एक लॉ पूरा टोटल लोग पे असर पड़ेगा। देखते हो इसका जो इम्पैक्ट है, पूरा इम्पैक्ट, सोसाइटी के हर कोने में इम्पैक्ट है एक लॉ का। कौन बनाएगा लॉ को? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि लेजिस्लेटिव आर्म, लेजिस्लेटिव विंग बनाएगा इसको।
सेकंड क्या है, इसका जो स्कोप है वाइडर स्कोप है, होल सोसाइटी होल नेशन से आ जाएगा इसमें। हाँ, यदि स्टेट लॉ है तो स्टेट का आ जाएगा, यदि नेशनल लॉ है तो पूरा थ्रू आउट द कंट्री। समझ गया ना। और हाँ, यहाँ पे कोई भी तरह का वायलेशन हुआ लॉ में तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता है कि नहीं होता बताओ तो। यदि कानून का उल्लंघन करोगे यू विल गेट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। समझ गए ना, ये हुआ लॉ का डेफिनेशन। मैं लिखा दूंगा, पहले समझो चीज़ों को। एंड लॉ कैन बी मैनी टाइप्स, लॉ बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। अब जैसे एक लॉज हुआ तुम्हारा इटर्नल लॉ, मतलब यथार्थ सत्य वाला लॉ। जैसे मान लो कि अर्थ घूम रहा है, अर्थ घूमता है कि नहीं घूमता, ये भी तो एक लॉ है, इसको बोलते हैं इटर्नल लॉ, जो ह्यूमन लॉ नहीं है। इसी से चलता है पूरा दुनिया, इसी से पूरा यूनिवर्स चलता है। दैट लॉ इज कॉल्ड इटर्नल लॉ, जो यथार्थ सत्य है। वो भी तो किसी लॉ से, फिजिक्स के लॉ से गवर्नड है। समझ गए ना, इटर्नल लॉ होगा। एक लॉ होता है डिवाइन लॉ भी है। डिवाइन लॉ का मतलब कुरान में कुछ बोला गया, गीता में कुछ बोला गया, रामायण में कुछ बोला गया, वो भी तो एक लॉ है। मनुस्मृति में कुछ बोला गया, वो भी तो एक लॉ है। हाँ, अब आते हैं हम लोग अभी के लॉ के नज़दीक। अभी का लॉ क्या है कि लेजिस्लेटिव आर्म पास करेगा, और वो लॉ हम इसलिए करते हैं ताकि कोड ऑफ कंडक्ट के साथ आदमी अपना काम कर सके, कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कोई वायलेशन होगा तो फिर लीगल पनिशमेंट होगा। और हम जानते हैं इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग पॉलिटिकल फिलोसोफर, वही मॉरल फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर या थिंकर से क्या सीखते हैं, तो उसमें तुम लोग को बताया गया, थॉमस हैबिस का बताया गया था, यदि तुम लोग को ठीक से याद है तो। थॉमस हैबिस से हम सीख सकते हैं कि लॉ 3 तरह का होता है, करेक्ट। एक लॉ हो सकता है आपका मॉरल लॉ, और उन्होंने तो इनफैक्ट ये कहा था कि लॉ कैसा होना चाहिए, लीगलिटी डिसाइड नहीं करे मोरालिटी, मोरालिटी डिसाइड करे लीगलिटी को। याद है? तो उसमें 3 इन्होंने दिया था ना क्लासिफिकेशन, है ना। लॉस मॉडल भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड लॉ बनाना है। हाँ, लॉ कई बार इमोरल भी हो सकता है, जैसे एबॉर्शन से रिलेटेड लॉ हो जाएगा तो इमोरल हुआ, गलत है। तीसरा का एमोरल का मतलब जहाँ पे हम लोगों को वो करते हैं कि हाँ सुधर जाओ नहीं तो पनिशमेंट हो जाएगा, तो ये भी तो लॉ का कैटेगराइजेशन है एज पर थॉमस हैबिस। समझ गया ना। तो लॉ बेसिकली इंटेंट क्या है लोग को लॉ बनाने का, ताकि लोग एथिकल वैल्यूज को फॉलो करें और डेविएशन ना करें। तो यही तो हमारा विषय है, आखिर लॉ कैसे एथिकल गाइडेंस के रूप में काम करता है, यही ना विषय। तो बात समझ गए। लॉस, रूल्स क्या होता है? देखो, रूल्स बहुत ही इनफॉर्मल चीज़ है। रूल्स तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, एक कोई इंडिविजुअल भी रूल्स को रख सकता है। जैसे मैं खुद भी रूल्स बनाता हूँ क्लास के लिए, नहीं बनाता हूँ क्या? हाँ, हमेशा भी बनता है रूल्स कि इतना बजे आना है, इतना बजे से इतना बजे खत्म होगा। इट इज़ ऑल्सो ए रूल। तो रूल इज़ अ वेरी वेरी इनफॉर्मल। क्या है? रूल इनफॉर्मल है और उसका वाइडर इम्पैक्ट नहीं है। जैसे मैंने कोई रूल बनाया, एक प्राइवेट कंपनी ने कोई रूल बनाया, एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने कोई रूल बनाया, तो उसका असर जो है उतना नहीं है जितना लॉ का है। बात समझे? ये बेसिक डिफरेंस है। और रूल देखो, रूल कोई भी बना सकता है। हाँ, तो क्या सरकार रूल बनाती है? तो बिल्कुल सरकार भी रूल बनाती है। आखिर ये रूल के वजह से ही लॉ इंप्लीमेंट होता है, रूल और रेगुलेशंस के वजह से। बात समझे? रूल क्या है? बहुत ही इनफॉर्मल चीज़ है। हाँ, कोई रूल को वायलेट करे, जैसे मान लो कि तुम ही लोग कई बार रूल को वायलेट करते हो, तो कोई बहुत बड़ा पनिशमेंट देते हैं क्या? एक बार डांट दिए, बात खत्म हो गया, माइल्ड पनिशमेंट। हाँ, यदि तुम लॉ को उल्लंघन कर दो तो हालत खराब हो जाएगा तुम लोग का। समझ रहे हो ना? तो रूल यदि वायलेट करोगे तो हार्श पनिशमेंट नहीं होगा, लॉ को वायलेट करोगे तो हार्श पनिशमेंट होगा। ये भी बेसिक। और रूल बनाने वाले कोई भी अथॉरिटी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, हाँ सरकार भी हो सकती है। सरकार कब रूल बनाती है? जब लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है, तब रूल बना रही होती है। तो फिर रेगुलेशन क्या है? फिर रूल और रेगुलेशन एक साथ लिखते हैं ना, बोलते वक्त भी एक साथ ही बोल रहे होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया करो क्लास का, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया करो उस ऑर्गेनाइजेशन का, इस तरह हम लोग बोल रहे होते हैं। देखो, रेगुलेशन इज मच मोर फॉर्मल देन रूल्स। रेगुलेशन ज़्यादा फॉर्मल है एज कंपेयर टू रूल्स। रेगुलेशंस कैसे? जैसे मान लो कि हम इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, सरकार एग्जीक्यूटिव आर्म बनाती है रूल्स और रेगुलेशन। लॉ कौन बनाती है? लॉ कौन बनाती है? लेजिस्लेटिव आर्म बनाती है।
और रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाती है? एग्जीक्यूटिव बनाती है। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट ऑफ द डे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। रूल्स बहुत ही इनफॉर्मल है, रेगुलेशन क्या है? बहुत ही फॉर्मल है। रेगुलेशंस के लिए सरकार को गैजेट नोटिफिकेशन देना पड़ता है, समझे? गैजेट नोटिफिकेशन देना पड़ता है। गैजेट नोटिफिकेशन समझते हो ना? ओ हाँ, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। देखो कितना फॉर्मल हो गया ये रेगुलेशंस। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ही इनफॉर्मल है, ये बहुत फॉर्मल है। कोइंसाइंस क्या होता है? कोइंसाइंस मतलब अंतरात्मा का पुकार, इनर वॉइस ऑफ आवर माइंड। इनर वॉइस, अंदर का, अंतरात्मा। जैसे कोई भी हम चीज़ करते हैं ना तो अंतरात्मा से आ जाता है कि ये सही है गलत है। ये अलग बात है, कई बार अंतरात्मा हमारे ऊपर हावी नहीं होता, हम ही हावी हो जाते हैं उसके ऊपर। कोई भी अच्छा काम करो बच्चे लोग, और कोई भी बुरा काम करो, तुमको खुद पता है कि ये बुरा काम है और तुमको ये भी पता है कि ये अच्छा काम है, एक बार दिल में आवाज़ आ जाएगा। ये इंसान का खासियत है कि उसका कोइंसाइंस भी काम करता है। तो कई बार कोइंसाइंस एज ए एथिकल गाइडेंस के रूप में भी काम करता है, इनफैक्ट हर समय ही काम करता है ये। और यदि इसमें क्राइसिस आ गया तो हो गया क्राइसिस ऑफ कोइंसाइंस, जो कि यूपीएससी का आपका एक क्वेश्चन था। अंतरात्मा का पुकार सुनना चाहिए हमें। अंतरात्मा का जो पुकार होता है वो इमोशन से भरा होता है, इंट्यूशन से भरा होता है। आप समझ रहे हो ना? आपको जो इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, नो, अंदर से आ जाएगा, नो, ऐसा नहीं है। हर समय कन्फ्लिक्ट हो रहा होता है कि नहीं होता है? कोई भी काम करते हो तो एक अंतरात्मा, जैसे एग्जाम्पल देखो, जब गरीब को खाना खिला दोगे तो अंतरात्मा से पुकार आएगा, वाह क्या काम किए हैं। भले आपको बाहर से अप्रिसिएशन मिला या नहीं मिला, वो विषय दूसरा है। अंतरात्मा में पुकार आता है ना कि यस आई हैव डन वेरी ग्रेट वर्क, वो तो कोइंसाइंस है। और जब इस तरह का आपको सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा अंतरात्मा के अंदर, इट विल वर्क एज ए एथिकल पाथ। वो एथिकल पाथ के रूप में काम करेगा। आपको एथिकल रास्ते में आपको बोलेगा कि चलो इस रास्ते में। फॉर डैट यू शुड हैव वेरी गुड कोइंसाइंस। और हमेशा कोइंसाइंस का भाषा समझना चाहिए। मगर देखो, हर समय कोइंसाइंस ही समझोगे तो वो भी दिक्कत है। एक सिविल सर्वेंट को कोइंसाइंस प्लस लॉस दोनों को मिक्स करके चलना चाहिए। कई बार तो कोइंसाइंस गलत भी हो सकता है हमारा, नहीं हो सकता है कि कोइंसाइंस गलत। जैसे मान लो कि साइको किलर है, उसका कोइंसाइंस तो हर समय करेगा कि मार के ही हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बात समझ गए ना? हाँ, तो कोइंसाइंस मस्ट बी, कोइंसाइंस भी क्या होना चाहिए? मोरल बेस्ड होना चाहिए। समझ गए ना ये सभी चीज़? हाँ, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस थोड़ी देर में बात करते हैं। चलो इस पे काम करते हैं। हैव वाटर, देखो यहाँ पे फर्स्ट करेंगे लॉ। लॉ मैनी टाइप्स, बहुत तरह के लॉ हो सकते हैं। एक आपका इटर्नल लॉ हो सकता है, जिसकी वजह से अर्थ काम कर रहा है। एक डिवाइन लॉ हो सकता है और एक ह्यूमन लॉ हो सकता है। हमारा जो विषय है ह्यूमन लॉ है, समझे? हमारा क्या विषय है? ह्यूमन लॉ, आदमी जो बनाया है। लॉ कौन बनाता है? यदि मैं ये लॉ का बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन लॉ का बात कर रहा हूँ, समझे ना? हाँ, ये जो बनाता है स्टूडेंट, हाँ, इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव विंग, ठीक है, लेजिस्लेटिव बनाता ही है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेटिव विंग तो बनाता है, ये फिर स्क्रूटिनी होने के लिए भी जाता है, नहीं जाता है क्या? स्क्रूटिनी होने के लिए, यानी कि चेक होने के लिए जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी, बहुत सारे कमेटी के पास भी जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसका लीगल सैंक्टिटी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका लीगल सैंक्टिटी बढ़ जाता है। हाँ, लॉ समझ गया ना? इनेक्टेड बाय, हाँ। अब देखो लॉ को हर समय स्क्रूटिनी करने वाला जुडिशरी है। जुडिशरी, यदि लॉ कोई भी
प्रोविजन जो संविधान का है उसको वायलेट करता है तो फिर जुडिशरी नल एंड वॉइड कर देगा। यदि मान लो कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो जुडिशरी विल टर्न डाउन दैट लॉ। तो दिस आर द लॉज। समझ गए, ये लॉ है। हाँ, जहाँ तक सवाल है, हाँ, इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा वाइडर, बहुत ही वाइडर इम्पैक्ट है, बहुत वाइडर स्कोप है। जहाँ तक सवाल है रूल का, रूल जो बनाएगा डिज़ाइन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूटिव। मैं एग्जीक्यूटिव लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना, एग्जीक्यूटिव। हाँ, ये बहुत ही इनफॉर्मल रहता है और ये रूल भी जो फॉलो करता है विद इन द परव्यू ऑफ लॉ। यदि लॉ से संबंधित रूल बनाया गया है, यदि लॉ से संबंधित रूल बनाया गया है तो रूल जो होगा वो लॉ के अंतर्गत ही होगा। समझ गए ना, रूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लॉ को सुपरसीड करे। विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ, लॉ के परव्यू में ही रहेगा, लॉ के अंतर्गत ही रहेगा वो। और बहुत ही इनफॉर्मल है। यदि कोई, देखो यहाँ पे लिखो, यदि वायलेशन होता है, इफ एनी वायलेशन स्ट्रिक्टर पनिशमेंट बहुत तगड़ा मिलेगा। जहाँ तक सवाल है इसमें इफ एनी वायलेशन, यहाँ पे यदि कोई वायलेशन हो तो माइल्ड पनिशमेंट, कोई ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, माइल्ड पनिशमेंट। समझ गए ना, ये हो गया। ये लॉ और रूल में अंतर समझ गए ना, सब डिफरेंस ही मैंने बताया है। और अनडाउटली ये बहुत फॉर्मल है लॉ। लॉ एक तरह से स्केलेटन है, ये भी लिख लो। लॉ एक तरह से स्केलेटन है, हड्डी है ये। और जो इसमें मसल्स जो आता है स्टूडेंट, इसमें जो मसल्स आता है वो मसल्स कैसे आता है, रूल्स और रेगुलेशंस, तब जाकर वो कंप्लीट पैकेज बनता है। तो स्केलेटन बनाने वाला लेजिस्लेटिव विंग होता है और मसल्स भरने वाला एग्जीक्यूटिव विंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया रूल। अब मैं बात कर लेता हूँ रेगुलेशंस का भी, यहीं पे लिखा देता हूँ रेगुलेशंस। रेगुलेशन बहुत ही फॉर्मल चीज है, बहुत ही फॉर्मल है। ये कौन बनाता है, इनेक्टेड या प्रपोज्ड बाय एग्जीक्यूटिव, ये भी एग्जीक्यूटिव भी बनाता है। और रेगुलेशन भी रहेगा विद इन द परव्यू ऑफ लॉ। और ये कैसे पब्लिश्ड होगा, पब्लिश्ड विद गैजेट नोटिफिकेशन, सरकार को इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन देना पड़ता है, गैजेट नोटिफिकेशन। समझ गए, जैसे बीपीएससी का फॉर्म आता है ना, तो यूल गो एंड बीपीएससी का वेबसाइट में आपको मिल जाए, वो भी गैजेट नोटिफिकेशन है। समझे, प्रक्रिया, एक प्रक्रिया होता है इसका, एक प्रॉपर प्रक्रिया होता है, इसलिए बहुत ही फॉर्मल प्रोसीजर है उसका। होप सो तीनों के बारे में तुम लोग को डिफरेंस जरूर पता चल गया होगा, क्या अंतर है एक दूसरे में। समझ गए ना। अब ये तीनों चीज, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना, ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशन, ये कैसे एथिकल गाइडेंस को प्रमोट करता है, विषय तो ये है हमारा। तो उसके लिए पहले तो हमें बेसिक समझना होगा, ये समझ लेंगे, उसका फिर कोइंसाइडेंस को भी अलग से देखेंगे। मिटा देना। तो यहाँ पे लिखो रूल्स, हाँ पहले लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर
promoting ethical guidance, for promoting ethical values लिख सकते हो, एक ही बात है। लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर प्रमोटिंग एथिकल वैल्यूज, या फिर जो तुम्हारे सिलेबस में जो शब्द दिया गया है वो भी लिख सकते हो, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एथिकल गाइडेंस। ठीक है, चलो जो सिलेबस में वही लिख देता हूँ, चलो फॉर एथिकल गाइडेंस, फॉर एथिकल गाइडेंस। अब तुम लोग खुद सोचो कि ये तीनों कितना इंपॉर्टेंट है एथिकल गाइडेंस के लिए, है कि नहीं, बताओ तो। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा देगा कि ऐसे फालतू का डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लॉज के साथ लेना है, रूल्स के साथ लेना है, रेगुलेशंस के साथ लेना है। ऐसे मन में जो ये आया वो नहीं कर सकते हो, यू हैव टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऑब्जेक्टिविटी स्ट्रांग हुआ ना, ऑब्जेक्टिविटी बताए थे ना तुम लोग को। हाँ, आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो बहुत ही मेरिट बेस्ड होना चाहिए, इमोशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, यह ना था जी ऑब्जेक्टिविटी। तो आपका जो डिसीजन होना चाहिए देखो बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक पे होना चाहिए आपका डिसीजन। ये ऑब्जेक्टिविटी बढ़ा देगा और जाहिर सी बात है लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन आपका इंटीग्रिटी को भी स्ट्रांग कर देगा, इंटीग्रिटी स्ट्रांग हो जाएगा इससे। और हर समय ट्रांसपेरेंट रहोगे, हर समय अकाउंटेबल रहोगे। क्यों? कहीं पे भी कोई वायलेशन किया तो सजा भुगतना होगा फिर, इसलिए अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग कर देगा ये आपका। समझ गए ना? अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग का मतलब क्या हो? ट्रांसपेरेंसी स्ट्रांग होना, समझ गए ना? हाँ, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन क्या चीज को हेल्प करता है? जैसे मान लो कि कोई भी एथिकल डायलेमा में फंस गया आप, तो विद द हेल्प ऑफ रूल्स रेगुलेशंस वहाँ से आप निकल सकते हो ना। तो एथिकल डायलेमा को डील करने में भी, एथिकल कंसर्न्स को डील करने में भी इट विल वर्क। हाँ, एथिकल डायलेमा हो या एथिकल कंसर्न हो या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो, उसको डील करने में हेल्प करेगा, हेल्प इन डीलिंग। समझ गया ना? ये सब चीज करेगा। अब जब ये सब चीज़ कर रहा होगा स्टूडेंट, तो इसका देखो और क्या क्या हो सकता है बताओ। ऑब्जेक्टिविटी हुआ, आप जो काम करोगे ना वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करोगे, रूल ऑफ लॉ। और यदि रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। आप कहीं ना कहीं जो सोसाइटी का नॉर्म्स है उससे ऊपर होके काम कर रहे हो, समझ गया ना? हाँ, रूल ऑफ लॉ को आप अपहोल्ड करके काम कर रहे हो, ये आपको बहुत प्रेरणा देगा। आपका एथिकल डायलेमा सब रिमूव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का फ़ायदा होगा आपके वर्क में, और आप और अच्छे से बेटर वे से आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, कार्य को अंजाम दे सकते हो। बात समझ गए ना? ऐसे अनगिनत पॉइंट लिख सकते हो जो भी पिछले क्लास में हम बताए हैं, सब चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते। देखते हो कितना कॉमन चीज़ है, बट हमें ये समझना है कि लॉ रूल्स और रेगुलेशन क्या है, ठीक है ना? ये क्या है और इसके वजह से कितना फ़ायदा होता है। ऐसे मान लो कि लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो आपका जो एक्शंस है, हाँ, आपके एक्शंस को सैंक्टिटी मिलेगा, लीगल सैंक्टिटी मिलेगा। लिख लो, लीगल सैंक्टिटी मिलेगा आपके लॉ, यानी कि लॉ के हिसाब से भी मोहर लग जाएगा कि यू आर डूइंग गुड वर्क। समझ गए ना? एंड आप प्रेरणा बन के उभरोगे, अच्छा रहेगा। आपको गलत पाथ में मूव करने नहीं देगा, है ना? ये आप यदि वायलेशन करते हो, ये वायलेशन तो पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट के डर से भी आप क्या करोगे, गलत काम नहीं करोगे। ट्राई योर बेस्ट। समझ गए ना? दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एथिकल गाइडेंस। चलो ये हो गया। एंड अनडाउटली देखो, अब तुम खुद देखो, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन है तो जो आपका गवर्नेंस होगा वो पीपल फ्रेंडली होगा, या पीपल रिस्पॉन्सिव होगा, या पीपल पार्टिसिपेशन वाला होगा। पीपल को आप पार्टिसिपेट करवाना चाहोगे। आप आरटीआई से डरोगे नहीं, क्योंकि आरटीआई भी तो आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत आता है। आरटीआई एक्ट बना है कि नहीं बना है? तो
समझ गया ना, ये हो गया आपका लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस, समझ गया ना। अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा विषय लेते हैं कोइंसाइंस। कोइंसाइंस का कोइंसाइंस का मतलब क्या होता है? अंतरात्मा का आवाज, हृदय के अंदर जो आवाज होता है, जो हमेशा हमें सही निर्णय लेने को कहता है। ये इनर वॉइस ऑफ माइंड, ये हमारा इनर वॉइस, माइंड का बोलो या हार्ट का बोलो, ठीक है ना। और ये हमेशा ऊपर रहता है स्टूडेंट, अबव इंट्यूशन। जो इंट्यूशन हो रहा है उससे ज़्यादा बेटर रहेगा ये, आपके इमोशन से ज़्यादा बेटर रहेगा ये, आपके डिजायर से ज़्यादा बेटर रहेगा ये, समझे ना। ये बेटर रहेगा आपका, भले ही आपका स्वार्थ कोई छुपा हो। अब जैसे मान लो करप्शन लेना, ये तुम्हारा स्वार्थ है, मगर दिल में जरूर इनर वॉइस आया कि मत लो, अच्छी बात नहीं है। अब देखो एक्चुअली कोइंसाइंस एंड एथिकल गाइडेंस, कैसे ये यही ना विषय है। हाँ, एथिकल गाइडेंस, सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ जाना। कोइंसाइंस एंड एथिकल गाइडेंस या एस सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। देखो कोइंसाइंस एक्चुअली फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कोई भी कार्य करते हैं तो जो सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन आता है बाय डिफॉल्ट वो कोइंसाइंस है। बाद में तुम्हारा दिमाग उमा काम करेगा कि अच्छा इसका ये है, इसका अच्छा ये है। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए फॉर एनी एक्शन, कोई भी एक्शन के लिए, समझ गए। और ये बहुत ही कैलकुलेशन के साथ होता है स्टूडेंट, परमिटेशन कम्बिनेशन सब एक साथ काम कर रहा होता है। ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा, अच्छा ये इस तरह करते हैं, समझ रहे हो ना। ये अंदर चल रहा होता है, पूरा कैलकुलेटिव होता है इसमें, यानी कि ये जो बनता है बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे बन रहा होता है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन सबकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस माइंड से ही चल रहा होता है, समझे ना। आप कैलकुलेट और उस हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। हाँ, यदि अच्छा कोइंसाइंस है, इफ यू हैव गुड कोइंसाइंस, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आप अच्छे पाथ को फॉलो करोगे, अच्छे काम करोगे, समझे ना। आपका गवर्नेंस बढ़ जाएगा, अनडाउटेड गवर्नेंस पैटर्न बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका वही ऑब्जेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, सभी चीज़ जितने भी है ना वैल्यूज सब काफ़ी बढ़ जाएंगे कोइंसाइंस। और ठीक इसका अपोजिट ले लो, यदि क्राइसिस हो गया, इफ एनी क्राइसिस इन कोइंसाइंस, इफ एनी क्राइसिस, तो हो सकता है फिर अनएथिकल पाथ पे उतर जाओ तुम, फिर अनएथिकल पाथ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तुमने दिल का जो आवाज़ है उसको तुमने क्या किया, रोक दिया, और तुम वही कर रहे हो जिससे तुम्हारा ये सब चीज़ पूरा हो रहा है। तो डेट्स कॉल्ड क्राइसिस ऑफ कोइंसाइंस। और जैसे क्राइसिस ऑफ कोइंसाइंस हुआ तो ठीक अनएथिकल हो जाएगा तुम्हारा एक्शंस, समझ गए स्टूडेंट। इसलिए कोइंसाइंस इज सो इम्पॉर्टेंट। अब कोइंसाइंस कैसे हमारा वो करें, तो इसके लिए देखो रिव्यू एंड देन डिसाइड। रिव्यू करो जो मन में आया एंड देन डिसाइड। या फिर कोइंसाइंस को और तुम जगह देना चाहते हो तो जो एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छा आदमी है, उससे बात करो, लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ बात करो, लाइक माइंडेड पार्टनर के साथ कंसल्टेशन करो। तो कई बार होता है ना, जब दुविधा में फंस जाते हैं तो जिस तरह हम सोचते हैं, जैसा हमारा सोचने का तरीका होता है, उसी तरह का आदमी से हम लोग मिलते हैं और उससे सलाह लेने का प्रयास करते हैं। होता है ना ऐसा, हम लोग करते हैं आमतौर पे ये चीज़, क्योंकि जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, जो हमारे अंदर कोइंसाइंस है, वो भी तो उसके अंदर होगा, तभी तो मेरा दोस्त है, तभी तो वो उस कंपनी में हम भी रहते हैं, तो वो बेटर डिसीजन दे पाएगा। इससे आपका कोइंसाइंस और स्ट्रांग होगा। यदि कोइंसाइंस स्ट्रांग होगा स्टूडेंट, तो आप मोरल एक्शन जो है आपका बहुत ही बढ़ जाएगा, मोरल एक्शन विल बी स्ट्रांग। यही तो चाहिए,
यही तो चाहिए कि आप अपने डिजायर से उठ के काम करो, आप अपने इमोशन से उठ के काम करो, आप किसी चीज़ में फंसो मत। समझ गए ना? तो ये सब चीज़ तुम्हारा कोइंसाइंस का एग्जाम्पल है कैसे ये एथिकल गाइडेंस को प्रमोट कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। और इसलिए ढेर सारा सेंटेंस लिख सकते हो, ढेर सारा इसमें बना सकते हो। ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट वन, मिटा देना। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या था बताओ तो? अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। देखो, एथिकल गवर्नेंस। अब यहाँ अकाउंटेबिलिटी जानते हो, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी सबके लिए हो सकता है, मगर हमारा विषय क्या है? पब्लिक सर्विस। हेडलाइन से पब्लिक सर्विस है ना? हाँ। अब नॉर्मल बोलचाल के भाषा में बोले तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो भी आप कर रहे हो या जो आप नहीं कर रहे हो, यू मस्ट बी आंसरेबल। जैसे तुम क्लास आ रहे हो तो उसके लिए भी आंसरेबल, और क्लास नहीं आ रहे हो तो उसके लिए भी आंसरेबल। हाँ, एक्शन और इनएक्शन दोनों के लिए होता है स्टूडेंट, ये जान लेना। ऐसा नहीं कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसी के लिए हम आंसरेबल हों, जो कार्य नहीं कर रहे उसके लिए भी होना पड़ेगा। यदि मान लो कि बैक टू बैक हम 4 दिन क्लास मिस कर दे, आई मस्ट बी अकाउंटेबल टू यू कि क्या रीज़न है 4 दिन बंद करने का क्लास का, और उसके लिए मुझे तुमको सूचित करना पड़ेगा। उसी तरह ऑन सिमिलर लाइन, यदि तुम भी 4 दिन 5 दिन नहीं आते तो यू हैव टू इन्फॉर्म, दैट्स कॉल्ड आंसरेबल। यदि कोई कार्य करते और मान लो कि ये यदि बड़े पर्दे में हो तो, सिविल सर्वेंट के लिए हो तो इसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है अकाउंटेबिलिटी को लेके। सिविल सर्वेंट क्या है? कस्टोडियन है पब्लिक रिसोर्सेज का, और यदि उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी यदि मिसिंग हो तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा सोसाइटी में। 4 दीवारी के अंदर काम कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है जनता को हो क्या रहा है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा गवर्नेंस में। इसलिए गवर्नेंस में स्टूडेंट, इसलिए देखो गवर्नेंस जोड़ दिया गया। इसलिए गवर्नेंस में जो सबसे फर्स्ट जो चीज़ चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जो कि इंटीग्रिटी का ही एक हिस्सा है। क्योंकि जानते हो इंटीग्रिटी इज ऑल अ मास्टर वैल्यू फॉर एनी एथिकल वैल्यूज। समझ गए ना? ये अकाउंटेबिलिटी है। एथिकल गवर्नेंस क्या है? एथिकल गवर्नेंस का मतलब आपका जो गवर्नेंस पहले क्या होता है ये समझो। गवर्नेंस का मतलब मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। जो पब्लिक अफेयर्स है, पब्लिक अफेयर्स का मतलब क्या है? जो डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सर्विस जो दे रहे हैं ना, उसको कैसे मैनेज करे। कौन मैनेज करता है? एग्जीक्यूटिव मैनेज करता है। कैसे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। वही गवर्नेंस हुआ। और गवर्नेंस में क्या चाहिए? एथिकल वैल्यूज चाहिए। क्या चाहिए गवर्नेंस में? एथिकल वैल्यूज चाहिए। कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? इसके बाद वही टॉपिक है ना तुम्हारा, गवर्नेंस में कैसे स्ट्रेंथन करना मोरल वैल्यूज एंड। हाँ, तो पहले अर्ली ट्रेनिंग दो, नोलन जो प्रिंसिपल है उसको लागू करो, सेकंड ARC को लागू करो, एंड सो ऑन। समझ गए ना? ये टॉपिक और दूसरा टॉपिक आपका डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो अकाउंटेबिलिटी लो। देखो अकाउंटेबिलिटी बहुत टाइप का हो सकता है। अब जैसे पॉलिटिशियन का कितना बड़ा अकाउंटेबल है? मैनिफेस्टो लेके आया तो उसको लागू ना करना पड़ेगा, घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, तो पॉलिटिकल तुम्हारा हो गया, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो गया। जैसे पार्लियामेंट इज ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव को बोलना पड़ता है, वहाँ पे उसको आंसर देना पड़ता है। यदि ठीक से आंसर नहीं दिया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी चल सकता है। तो देखो व्यवस्था तो पूरा उसी तरह बनाया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी अकाउंटेबल है, सुप्रीम कोर्ट भी मनमानी नहीं कर सकता है। तो जितने भी हमारे स्टेट में यदि हमारा जो विंग है, ऑर्गन है, सब में ही अकाउंटेबिलिटी है। और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे एक SP मस्ट बी अकाउंटेबल टू द हिज सीनियर, और उसका जो सीनियर है वो अपने सीनियर से अकाउंटेबल रहेगा। आफ्टर ऑल DGP देख रहे होंगे, DGP के बगल में तुम्हारा पॉलिटिकल मास्टर CM बैठे होंगे साइड में। तो सिस्टम हायरार्की इसी तरह काम करता है। यू मस्ट बी अकाउंटेबल टू योर सीनियर, इस तरह चलता है। उसको बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी, या इनसाइड जो होने वाला अकाउंटेबिलिटी। डिपार्टमेंट के अंदर भी तो अकाउंटेबिलिटी होता है। हाँ, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे RTI, जनता भी जान सके। सोशल अकाउंटेबिलिटी भी होता है। सोशल अकाउंटेबिलिटी क्या है? सोसाइटी के प्रति अकाउंटेबिलिटी। कैसे होगा वो? NGO को बोलो, सिविल सोसाइटी को शामिल करो, ये भी तो अकाउंटेबिलिटी है। जितना आदमी जुड़ेगा गवर्नेंस पैटर्न में, जितना आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ेगा,
उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेबिलिटी बढ़ते चला जाएगा। इसलिए जीवन में अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और जिस आदमी का अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग है वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मतलब ये नहीं कि बाबू पूरा बोलते चलो, ऐसा नहीं। जहां हम अकाउंटेबल है, फालतू का बोलना अकाउंटेबल नहीं होता है। तुम लोग फिर उल्टा समझ लेगा मेरा बात को। जो बोलने वाला चीज है उसको बोलना, जो नहीं बोलने वाला चीज है उसको नहीं बोलना, वो ढोल पिटना हुआ। जैसे तुम लोग सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो तो समाज को जाकर बोलना नहीं पड़ेगा। ये नहीं समझना कि हम अकाउंटेबल है अब हम बोलेंगे सबको। अरे भाई, वो उसको अकाउंटेबल नहीं बोलते हैं। अकाउंटेबल मतलब जो कार्य कर रहे हैं आप, और कौन कौन स्टेक होल्डर जुड़ा हुआ है, आपके कार्य की वजह से किसको असर पड़ रहा है। जैसे देखो, विद्यार्थी यदि क्लास नहीं जाता है, टीचर को इम्पैक्ट पड़ेगा, संस्था को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यू मस्ट बी अकाउंटेबल। हाँ, अपने दोस्त को लेकर क्यों अकाउंटेबल रहोगे तुम? रिलेशन कहाँ से जुड़ा हुआ है। हाँ, तुम यदि घर से कहीं बाहर निकलते हो तो मम्मी पापा पे असर पड़ेगा उसका, तो कहाँ अकाउंटेबल रहेगा? मम्मी पापा को लेके। संडे टीचर से अकाउंटेबल रहने की जरूरत नहीं है, संडे कोई है ही नहीं। संडे कोई टीचर से अकाउंटेबल रहने की जरूरत है आप लोग को? हॉलीडेज में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ का भी ज्ञान होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर कुछ घर का बता दिए, वो नहीं होता है अकाउंटेबिलिटी। नहीं, मिसअंडरस्टूड कर लेगा स्टूडेंट लोग फिर। और एक बार बोल दिए तो बोल दिए, बार बार बोलना नहीं होता है। बार बार क्यों बोलना? तो ये फॉलो करना चाहिए। यदि कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में अकाउंटेबिलिटी को उतार ले ट्रू सेंस में, जीवन सफल है उसका, जीवन सफल है उसका। क्यों? आखिर वही विद्यार्थी बाद में जाकर IAS IPS बनेगा कि नहीं बनेगा? विद्यार्थी ही बनता है ना IAS IPS, कि दूसरा ग्रह से लोग आते हैं? विद्यार्थी बनता है। यदि जिस विद्यार्थी में अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग होगा अर्ली स्टेज से, वो विद्यार्थी डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा रखेगा। समझे ना? क्योंकि आपका वही तो हैबिट कैरेक्टर डेवलप होकर जाएगा आगे भी, कि आगे अचानक तुम पास कर जाएगा, अचानक नया कैरेक्टर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी शुरू से मेंटेन होना चाहिए। बात समझे ना? ये चीज़ का ध्यान रखना। ये है छोटा चीज़ दिखता है, मगर ये पूरा आपका हैबिट है। ये आपको एक पूरा क्या बोलते हैं, बेस्ट कैरेक्टर बना के निकाल देगा आपको। सो ऑलवेज मेंटेन योर अकाउंटेबिलिटी। समझ गया ना? लिखो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी। जनरल टर्म में बात करें, जो कि हम लोग अभी चर्चा किए हैं। जनरल टर्म में क्या होगा स्टूडेंट? जनरल टर्म में मतलब डिक्शनरी का डेफिनेशन देखोगे तो आंसरेबल टू एक्शन और इन एक्शन। कोई चीज़ की हो उसको लेके आंसरेबल, या जो चीज़ नहीं की हो उसको लेके भी आंसरेबल, दोनों ही होगा। समझे? ये जनरल टर्म डेफिनेशन हुआ। यदि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करूं तो, यानी कि गवर्नेंस पैटर्न में बात करूं, इन गवर्नेंस टर्म, यदि मैं गवर्नेंस टर्म के हिसाब से बात करूं स्टूडेंट, तो आंसरेबल, हाँ, यानी कि पब्लिक सर्वेंट, यहां पे ऐड कर लो, पब्लिक सर्वेंट आंसरेबल टू देयर एक्शंस। किस लिए? पब्लिक सर्वेंट में सब लोग आ जाएंगे स्टूडेंट, जुडिशरी भी आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव भी आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव भी आ जाएंगे। समझ गए ना? आपके सिविल सर्वेंट भी आ जाएंगे, सभी लोग, सब पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी आंसरेबल टू देयर एक्शंस। किस लिए? फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, फॉर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तभी तो वो लोग पब्लिक सर्वेंट कहला रहे हैं। समझ गए ना? पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन दे दिया मैंने, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का जो आपका हिस्सा है सिविल सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी आंसरेबल टू देयर एक्शंस फॉर प्रमोटिंग लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। समझ गए ना डेफिनेशन? ये गवर्नेंस टर्म है। आपका विषय यही है, आपका विषय ये है, और जनरल टर्म भी पता होना चाहिए। हाँ, टाइप्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से तुमको पता चल रहा होगा बहुत टाइप्स का हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, लीगल अकाउंटेबिलिटी। लीगल अकाउंटेबिलिटी, लीगल अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि क्या होता है? यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं, इट मस्ट बी लीगल विद द लॉ ऑफ लैंड। यानी कि किस लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करना चाहिए? लॉ ऑफ लैंड को। लॉ ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन,
लीगल अकाउंटेबिलिटी, या फिर इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हो। हाँ, जैसे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट मतलब यू हैव टू अकाउंटेबल विद इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर ही आपको क्या होना है, अकाउंटेबल होना होगा। जैसे आपके सीनियर ने, आपके डीआईजी ने बोला एक उनसे एसपी से कि ये काम करिए, तो बोलना ना पड़ेगा उनको कि इतना दिन में इतना काम हुआ है सर, रिपोर्ट सौंप देंगे अगले हफ्ता, करेक्ट। तो ये डिपार्टमेंट के अंदर होने वाला अकाउंटेबिलिटी, दैट्स कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी विद इन द डिपार्टमेंट। लिखो विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द डिपार्टमेंट। जैसे एग्जांपल देखो, एसपी मस्ट बी अकाउंटेबल टू डीआईजी, डीआईजी मस्ट बी अकाउंटेबल टू आईजी, आईजी मस्ट बी अकाउंटेबल टू डीजीपी। हाँ, बीच में और भी आ सकते हैं, मैं सीनियर पोस्ट दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नोमेनक्लेचर है, समझ गए। ये हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हो गया। उसी तरह देखो और भी अकाउंटेबिलिटी हो सकते हैं, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एक्सटर्नली आप रहो, जैसे आरटीआई हो गया बेस्ट एग्जांपल, सिटीजन चार्टर हो गया बेस्ट एग्जांपल, सिटीजन चार्टर जो कि पढ़ोगे नेक्स्ट यूनिट में। ये हो गया आपका एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। हाँ, समझ गए ना, ये हो गया आपका सोशल अकाउंटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोसाइटी के प्रति अकाउंटेबल होना होगा ना आपको, तो यानी कि जो एनजीओज हैं उसको ही बैठाए, उसको ही बोले कि सर देखिए ये प्रोग्राम चल रहा है मेरा, सहयोग करिए, इनपुट लाइए, कहाँ कहाँ लोग वंचित हैं हमको बताइए, वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम हम डिलीवर करेंगे। नहीं, और एनजीओ से बेटर कौन बता सकता है, एनजीओ को पूरा पता रहता है अंदर का ग्राउंड। एनजीओ सिविल सोसाइटी के प्रति अकाउंटेबिलिटी, समझ गए। ये सब अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अकाउंटेबिलिटी है। अब जाहिर सी बात है कि यदि अकाउंटेबिलिटी आएगा तो गवर्नेंस समझ रहे हो ना स्टूडेंट, किस लेवल पे जाएगा, और यही अकाउंटेबिलिटी से एथिकल गवर्नेंस हो जाएगा, यही प्रमोट कर देगा, यही गवर्नेंस आपका एथिकल गवर्नेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कि गवर्नेंस कैसा हो रहा है, एथिकल हो रहा है, सही तरीके से आप कर रहे हो। हाँ, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग है तो वर्क कल्चर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वर्क कल्चर सब सीखेगा आपसे, आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। देखते हो ना, जो आदमी जिम्मेदार रहता है अपने कार्य को लेकर, नहीं, जो अकाउंटेबल रहता है उसका बड़ा इज्जत होगा फिर समाज में भी। हाँ, मैं केवल पब्लिक सर्वेंट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल टर्म में भी बोल रहा हूँ, समझे नहीं। किसी को सूचित कर दिए, देखना माँ बाप भी निश्चिंत रहेंगे ऐसे बच्चे पे, कोई टेंशन नहीं है। कई बच्चा लोग तो पिकनिक में चला जाता है बिना बोले हुए, अब फोन आया तो बोल दिया कि कहीं घूम रहे हैं, दूसरे जगह पे पढ़ रहे हैं दोस्त के साथ। तो इतना गंदा भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहना चाहिए, बोल के जाना चाहिए, समझ गए ना। तो जो बोल के जाता है, कोई कार्य करता है, उसका छवि घर में भी अच्छा रहता है। आप देखो वही चीज़ तुम रेप्लिकेट करो डिपार्टमेंट में, तो जो वहाँ पे घर के अंदर आपको इज्जत मिलेगा, यहाँ डिपार्टमेंट में मिलेगा। जब डिपार्टमेंट में इज्जत मिलेगा फिर सोसाइटी में इज्जत मिलेगा। तो एक गुण के वजह से आपको कितना अप्रिशिएशन मिल सकता है। सो बी अकाउंटेबल। ये हो गया ना एथिकल गवर्नेंस। देखो मिटा देना। अब देखो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एथिकल गवर्नेंस भी आ जाएगा। देखते हो कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। हाँ, तो गवर्नेंस समझना होगा हमें। गवर्नेंस क्या होता है स्टूडेंट? कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स, ये प्रोसेस है जहाँ पे हम पब्लिक अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। क्या होता है पब्लिक अफेयर्स का मतलब? डिलीवरिंग ऑफ सर्विस, सर्विस को कैसे डिलीवर करना, एंड दैट इज ए मैनेजमेंट। सर्विस पहुंचाना लोगों तक, ये मैनेजमेंट है कि नहीं है? इसी मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस कहते हैं। तो लिखो एथिकल गवर्नेंस। तो पहले तो गवर्नेंस समझते हैं। व्हाट गवर्नेंस? प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना। एंड पब्लिक अफेयर्स का मतलब क्या होता है? डिलीवरी सर्विस,
सर्विस डिलीवरी या सर्विस या डिलीवरिंग सर्विस लिख दो, ING, डिलीवरिंग सर्विस या सर्विस डिलीवरी, बात एक ही है। तो कैसे पहुंचा है जनता तक उसका जो अधिकार है, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में एथिक्स जुड़ गया तो बहुत बड़ी बात है। और यही गवर्नेंस में स्टूडेंट ई में, ठीक है, जी में ई जुड़ जाए, गवर्नेंस में ई जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एथिकल गवर्नेंस बन जाएगा। यानी अब एथिकल गवर्नेंस का क्या पैरामीटर्स होगा, यहाँ पैरामीटर भी लिख लो। कौन से गवर्नेंस को, हर गवर्नेंस एथिकल नहीं हो सकता है। इसी मान लो कि पीपल फ्रेंडली नहीं है तो कहेगा वो गवर्नेंस एथिकल गवर्नेंस। यदि रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, पब्लिक के बीच में आना नहीं चाह रहा है, तो वो गवर्नेंस क्या काम का फिर? वो गवर्नेंस तो केवल गवर्नेंस ही रहेगा, वो गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता, वो एथिकल गवर्नेंस नहीं हो सकता है। एंड एथिकल गवर्नेंस इज एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। समझे ना? पैरामीटर्स यानी कैसे मानदंड हो, कैसे पता चला कि ये गवर्नेंस है, तो जब वो पीपल फ्रेंडली होगा, जब वो गवर्नेंस क्या है, पीपल फ्रेंडली होगा, जब वो सिटीजन को सेंटर में रखेगा अपना। इसके लिए टर्म कोइन किए थे ना हम लोग, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। जब पैरामीटर में, जब गवर्नेंस में इंक्लूसिव डेवलपमेंट का बात हो, इंक्लूसिव ग्रोथ का बात हो, जब डेवलपमेंट में सस्टेनेबल का बात हो, क्यों खाली आदमी के प्रति ही रहेगा क्या, पुराना होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी रहना चाहिए ना। सस्टेनेबल अप्रोच क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल अप्रोच होना चाहिए। समझ, ये सब पैरामीटर है। हाँ, एथिकल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी का यूज, समझे, ई गवर्नेंस, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी को पहचानता नहीं है स्टूडेंट। करप्शन कैन बी मिनिमाइज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उससे बढ़िया एथिकल गवर्नेंस क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, ई गवर्नेंस। तो ये सब मानदंड है। हाँ हाँ, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग रहे, नहीं अकाउंटेबिलिटी स्ट्रांग रहेगा तभी ना एथिकल गवर्नेंस होगा। अकाउंटेबिलिटी का वो सभी पॉइंट जोड़ दो, लीगल अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अकाउंटेबिलिटी, समझे। और यहाँ पे एक और भी लिख सकते थे, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी, बहुत सारा हो सकता है। अभी इससे पहले बताए थे ना, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, थ्रू भाया पार्लियामेंट। हाँ, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो उस चीज़ को, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे लिख लो और नीचे लिख दो पार्लियामेंट, थ्रू पार्लियामेंट। तो ये हुआ एथिकल गवर्नेंस एंड पैरामीटर्स। हाँ, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम अच्छा होना चाहिए इसका, गुड फीडबैक, ये लेके चले, लोग को लेके चले, गुड फीडबैक। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा होना चाहिए, वही ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, GRM अच्छा होना चाहिए इसका, पूरा लिखो, ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। समझ गए ना? ये कवर कर दिए हम, ऐप कवर्ड। एंड लास्ट टॉपिक क्या है बताओ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल इन गवर्नेंस ना, इन गवर्नेंस। मिटा देना ये। अब ये चीज डब्बा में बना दो, इसको गोला में लगा दो, इसको इजी से बात करेंगे। अच्छा, इतना क्लास किए हो तो क्या नहीं बता सकते हो कैसे एथिकल और मोरल वैल्यूज गवर्नेंस में ज़्यादा बढ़े, कैसे इंक्रीज हो सकता है? strengthening of ethical and moral values in governance,
कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट, कैसे बढ़ेगा बताओ। वेरी गुड, अलग अलग जो आ रहा है। हाँ, एक तो देखो जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं हाई इंटीग्रिटी को प्रमोट करना होगा। यदि ये प्रमोट हो गया सब प्रमोट हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ, बहुत सारे कमेटी हैं, जैसे नोलन कमेटी था ना, नोलन कमेटी, नोलन रिपोर्ट आया था ना, जो बताए थे कैसे याद करने के लिए, सुहाली, याद है, ये नहीं था जी। सेल्फलेसनेस, ओ स्टैंड फॉर ओपननेस, दूसरा ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिविटी, एच स्टैंड फॉर ऑनेस्टी, ए स्टैंड फॉर अकाउंटेबिलिटी, एल स्टैंड फॉर लीडरशिप, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी। तो इसको एक्सेप्ट कर लो, है ना, इस पे काम करो, प्रमोट करो इसको। सेकेंड ARC का भी बहुत सारा रिकमेंडेशन है, उसको स्वीकार कर लीजिए। टेन्योर ठीक कर दीजिए ये लोग का। आर्बिट्री, अब देखो आर्बिट्री ट्रांसफर कर दोगे तो दिक्कत ना हो जाएगा जी। हाँ, टेन्योर फिक्स करिए इन लोग का, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, ट्रेनिंग होना चाहिए बिल्कुल, अर्ली ट्रेनिंग, स्पेशली डिपार्टमेंट में जाने से पहले ही अर्ली ट्रेनिंग करवा दो, उसको प्रमोट करो। इन लोगों को पीपल फ्रेंडली बनना चाहिए। ओए, पीपल फ्रेंडली बनेगा स्टूडेंट, अपने आप में ये सब एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज आ जाएगा गवर्नेंस में, नहीं आएगा क्या। पीपल फ्रेंडली ना, पीपल के साथ बात करने का वो होना चाहिए, समझ होना चाहिए। वही, इसलिए हम कह सकते हैं इसको पीपल पार्टिसिपेशन, वही, इसी को आगे बढ़ा दोगे तो पीपल पार्टिसिपेशन। जितना पीपल का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही गवर्नेंस पैटर्न आपका बेटर होते चला जाएगा, समझे स्टूडेंट। जितना ज़्यादा हो पीपल पार्टिसिपेशन उतना ही गवर्नेंस आपका अच्छा हो जाएगा। और गवर्नेंस को यदि स्ट्रॉन्ग करना है तो जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा आपको। टेक्नोलॉजी जैसे ई गवर्नेंस पे काम करना होगा, इसको प्रमोट करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी को पहचानता नहीं है। हाँ, टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पहचानता है। और जितने भी निगेटिव वैल्यूज़ है, जैसे देखो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, इसको मिनिमाइज करना होगा, इसको जितना कम हो सके उतना कम करना होगा। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का जो पॉलिटिसाइजेशन है उसको पूरा ख़त्म करना होगा, कहने का मतलब ये हुआ, समझा। और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी स्टैंड ये मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों जानते हो सरकार को बदलने में टाइम नहीं लगता, ये वैल्यू प्रमोट होना चाहिए। यदि पॉलिटिकल न्यूट्रल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिविल सर्वेंट को, और ना ही गवर्नेंस को असर पड़ेगा उसका। आखिर ये जो गवर्नेंस जो कर रहे हैं कौन कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट ही तो कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ वेरी वेरी बिग रोल, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। और बताओ स्टूडेंट, और क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे और ज़्यादा एथिकल और मॉरल वैल्यूज बढ़े गवर्नेंस में। इज देयर एनी फीडबैक? हाँ, तो फीडबैक सही आया, फीडबैक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, जो इससे पहले बोले हैं। फीडबैक सिस्टम, RTI, देखो स्टूडेंट RTI तो करना पड़ेगा, बिना RTI के नहीं हो। अब देखो ना अब तुम्हारे पास बहुत सारा चीज़ है, सबको लागू करो ना। जैसे एग्जांपल देखो, सिटीजन चार्टर को प्रमोट करो, RTI को प्रमोट करो, विसल ब्लोअर्स को प्रमोट करो, कोड ऑफ एथिक्स को प्रमोट करो, कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करो, जो कि तुम्हारा विषय आएगा कुछ दिन में, ये है ना, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट लास्ट के यूनिट में वहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग। और ट्रांसपेरेंसी स्ट्रांग रखो, टेक्नोलॉजी से अपने आप ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी आ रहा है तो इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी आ रहा है। इस तरीके से आप अपने गवर्नेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और गवर्नेंस में बिल्कुल आपका जो भी गवर्नेंस होना चाहिए वो क्या, पीपल, प्रो पीपल होना चाहिए, प्रो पीपल गवर्नेंस होना चाहिए। वही बिल्कुल इसी का आया का मैं बता रहा हूँ। और जितने भी अकाउंटेबिलिटी मैंने बताया वो सब अकाउंटेबिलिटी एक गवर्नेंस पैटर्न में होना चाहिए, समझे ना। और कैसे होगा, फास्टर डिलीवरी ऑफ सर्विस, क्योंकि गवर्नेंस का मतलब यही है, फास्टर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज जितना फास्ट होगा उतना बेटर होगा। फालतू का रोक दिए, फालतू का डिले कर दिए, तो यदि डिले जितना करोगे उतना शक बढ़ते चला जाएगा, नेगेटिव। समझ गए ना, तुरंत आया प्रोग्राम तुरंत उतार दो, ठीक है। और भी बहुत सारा पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो इसमें, समझ गए ना। आरटीआई लिखा गया ना, आरटीआई, हाँ आरटीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, जैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा गवर्नेंस अपने आप बढ़ जाएगा। गवर्नेंस कैसे बढ़ा, बिकॉज ऑफ द प्रोमोटिंग एथिकल एंड मोरल वैल्यूज, समझ गए ना। अब देखो, जैसे हमेशा सिविल सर्वेंट को कोइंसाइंस प्लस, देखो यहाँ पे लिख सकते हो, कोइंसाइंस का भी छूट होना चाहिए, क्योंकि आखिर ये कोइंसाइंस ही गाइड करता है। कोइंसाइंस को यूज करें, बट कोइंसाइंस बेस्ड ऑन मोरालिटी मस्ट बी प्रोमोटेड, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। अब कोइंसाइंस ही गलत हो तो फिर दिक्कत है। Coincidence that must be based on morality should be promoted in order to make our governance more ethical and more proper, more morals। इसके लिए हमें करना होगा, समझ गए ना। That's it, complete।